अगर आप खुद ही खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई और क्या करेगा। देखिए आज है 26 जून और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में हम चर्चा करेंगे जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और वीडियो के लास्ट में जो 5 क्वेश्चन अपने पूछे जाते हैं इनका आंसर जरूर दिया कीजिए। और देखिए जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। और साथ में एक न्यूज ये है कि देखिए जून महीना जो आपका है, तो जून महीने का जो मंथली करंट अफेयर का पार्ट 1 है ये कल मैंने अपलोड कर दिया था। तो आप पार्ट 1 को अपलोड कर देख लीजिएगा। इसके बाद जो है महीने के आखिरी तारीख को मैं पार्ट 2 भी अपलोड कर दूंगा। तो जो मंथली करंट अफेयर होता है देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे आपका पूरे महीने का बहुत कम समय में रिवीजन हो जाता है। तो मंथली करंट अफेयर को देखकर एक बार उस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। देखिए आज का पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस यानी कि डे ऑफ सी फेरर कब मनाया गया। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस को हम 25 जून को हर साल मनाते हैं और 2022 के लिए इसकी थीम योर वॉइस देन एंड नाउ शेयर योर एडवेंचर रखा गया है। और देखिए साल 2022 के लिए सीफर्स अभियान का दिन नाविक यात्राओं की जांच करेगा, जिसमें क्या वे शामिल हैं, वे समय के साथ कैसे बदल गए हैं और नाविकों की वास्तविकता के लिए केंद्र क्या है, तो इस पर आधारित होगा। याद रखिएगा कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस है ये कब मनाता है, 25 जून को, और इसको अंग्रेजी में हम डे ऑफ द सी फर्स्ट कहते हैं। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों को नामांकित करने के लिए किस राज्य में 17वें शाला प्रवेशोत्सव का शुभारंभ किया गया। तो देखिए 17वें शाला प्रवेशोत्सव का शुभारंभ अभी हाल ही में किया गया है गुजरात में। गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल, इन्होंने हाल ही में इसका शुभारंभ किया अपने हाथों से। और हाल ही में ये जो 3 दिवसीय नामांकन अभियान है जिसका नाम क्या है, शाला प्रवेशोत्सव, तो ये जो है गुजरात के बनासकांठा जिले के बड़गाम तालुका के मेमादपुर प्राथमिक विद्यालय से शुरू किया गया था। और देखिए गुजरात के जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं इन्होंने कहा कि ड्रॉप आउट की जो दर है ये 2002 में 37.22% से घटकर अब गुजरात में मात्र कितनी हो गई है, 3.07% रह गई है। तो ये डिटेल था शाला प्रवेशोत्सव के बारे में। और देखिए गुजरात के बारे में बता दूं, इसकी राजधानी क्या है, गांधीनगर है, सबको पता होगा। नहीं पता तो जान जाइए कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। अगला कि हाल ही में भारतीय केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किस देश के ब्रुसेल्स में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया। तो देखिए मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन अभी हाल ही में बेल्जियम में किया गया है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि भारत जो है ये जो मैंगो यानी कि आम होता है इसका जो है निर्यात पूरी दुनिया में करता है, ठीक है। तो पूरी दुनिया में निर्यात करता है लेकिन हमारा जो आम है वो कम बढ़ जाता है क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम हो पाती है। तो कहाँ कहाँ से किन किन देशों में जो है सप्लाई होती है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिए। देखिए जो भारतीय केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, इन्होंने यूरोपीय लोगों के बीच में आम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और यूरोप में भारतीय आमों के मार्केट को स्थापित करने के लिए बेल्जियम के ब्रुसेल्स में हाल ही में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया। देखिए भारत विश्व में आमों का एक बड़ा आपूर्ति करता है लेकिन मैक्सिमम जो हमारा आम है ये यूरोप तक नहीं पहुंच पाता है क्योंकि जो मध्य पूर्व है यानी कि मिडिल ईस्ट एशिया है, जैसे जो आपके अरबियन कंट्रीज़ हैं ये हमारा पूरा आम खा जाते हैं। आम खा जाने का मतलब यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो बहुत सबसे अधिक आम जो है हम मध्य पूर्व एशिया के देशों में सप्लाई करते हैं और इसीलिए ये यूरोप तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन अब कोशिश ये होगी कि यूरोप तक हमारा आम पहुंचे वहाँ के मार्केट में। देखिए जो ये मैंगो फेस्टिवल अभी हाल ही में आयोजित किया गया था बेल्जियम के ब्रुसेल्स में, ठीक है। तो उस आयोजन के दौरान आंध्र प्रदेश के बंगनपल्ली, उत्तर प्रदेश के मलिहाबादी दशहरी और उड़ीसा के आम्रपाली आम और लक्ष्मण भोग आम और हिमसागर जर्दालू आम, लंगड़ा आम और साथ ही 12 जीआई टैग वाली वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया। यानी कि विभिन्न प्रकार की जो आम थे जो कि सबसे अच्छी वैरायटीज़ हैं मैंगो के, इनको जो है इस मैंगो फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था। तो ये था डिटेल मैंगो फेस्टिवल के बारे में जो कि बेल्जियम के ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया था हाल ही में, और इसका उद्घाटन किसने किया, भारतीय केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने, याद रखिएगा। चौथा प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस देश ने सिचुआन प्रांत के जियांग सैटेलाइट सेंटर से 3 नए रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो देखिए अभी हाल ही में चीन जो है इसने अपने सिचुआन प्रांत के जीचांग सैटेलाइट सेंटर से जो है
3 नए रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को लॉन्च किया है। देखिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह क्या होते हैं, इसको मैं 2 लाइन में बता देता हूँ आपको, आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए जो रिमोट सेंसिंग उपग्रह होते हैं, इसकी मदद से हम एग्रीकल्चर में इसका जो है हेल्प लेते हैं, जैसे कि कहाँ पे बाढ़ आ गई है, कहाँ पानी कम है, कहाँ पे सूखा है, तो इन सभी चीज़ों का सर्वे करते हैं इस रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट के माध्यम से। सेटेलाइट आपका आसमान में होता है और पृथ्वी का जो हमारा भूभाग है, तो इससे हम जो है रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट से किसी भी भूभाग की तस्वीर खींच लेते हैं। अगर मान लीजिए कि जंगल में कहीं पे आग लगी है, तो ये रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट जो है इसकी तस्वीर कैप्चर कर लेता है कि एग्जैक्ट कितने एरिया में आग लगी है, ठीक है। और फिर उसमें जो है कार्रवाई होती है वहाँ पे आग बुझाने की, ठीक है। तो ऐसे ही ये रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट वगैरह वर्क करते हैं। तो एक आइडिया आपके दिमाग में फिट हो गया रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट क्या है। अगर आप पीसीएस का मेंस वगैरह देंगे तो आपको रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट पे जो है एक पूरा का पूरा एस्से यानी कि निबंध लिखने को मिल जाएगा। और आता भी है, कई बार पूछा भी जा चुका है मेंस में कि रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट क्या होते हैं। तो आप गूगल पे सर्च करके इसको पूरा जो है नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप पीसीएस या फिर यूपीएससी का मेंस देना चाहते हैं तो। देखिए जो ये तीनों रिमोट सेंसिंग उपग्रह हैं, इन उपग्रहों को एक लॉन्ग मार्च 2D कैरियर रॉकेट के द्वारा सुबह 10:22 पर जो है लॉन्च किया गया। और ये जो है युगन 35 परिवार के हिस्से के रूप में है, यानी कि ये तीनों जो रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट थे, ये जो है चीन के युगन 35 परिवार का हिस्सा है और इसका प्रवेश जो है इच्छित कक्षा में सफलतापूर्वक हो गया है। यानी कि ये तीनों सेटेलाइट जो है ये अपनी जहाँ पे चीन चाहता था वहाँ पे उनकी कक्षा में इन तीनों को स्थापित कर दिया है। अगला प्रश्न है कि ड्रोन निर्माता कंपनी गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड जो है इसने भी हाल ही में किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित किया। तो देखिए बिहार में गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने मलेशिया में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित किया है। और आपको बता दूं गरुड़ एरोस्पेस जो है ये मलेशिया में उत्पादन सुविधा के निर्माण में 115 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। और देखिए मलेशिया में लगभग 50 ड्रोनों की दैनिक उत्पादन क्षमता के साथ एक ड्रोन निर्माण संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। और इस संबंध में जो आपका गरुड़ एरोस्पेस है जो कि एक भारतीय कंपनी है, इसने मलेशियाई कंपनी ड्रोन स्टार्टअप जिसका नाम है हिलसे ड्रोन इसके साथ में साझेदारी की है। देखिए जो भारत की कंपनी गरुड़ एरोस्पेस है इसके संस्थापक और सीईओ हैं अग्निश्वर जयप्रकाश। और जो हिलसे कंपनी है जो कि कहाँ कंपनी है, मलेशिया की, तो इसके संस्थापक और सीटीओ हैं शनमुगम एस थांगविलो। और छठवां प्रश्न हमारा आज का है कि हाल ही में किसे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का अध्यक्ष बनाया गया। तो देखिए अभी हाल ही में श्याम सरन जी को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए जो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है ये एक नॉन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपका नई दिल्ली में स्थित है। और सातवां प्रश्न की हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किसके विलय को मंजूरी दी है। तो देखिए आप लोग मूवी देखने जाते होंगे आईनॉक्स या फिर पीवीआर सिनेमा में, तो इन दोनों कंपनियों का अब विलय होने जा रहा है, पीवीआर और आईनॉक्स का, और इसकी मंजूरी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने दे दी है। तो इसको याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको शॉर्ट में आप कहते हैं बीएसई, ठीक है, तो बीएसई का नया अध्यक्ष बनाया गया। तो देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष आपके जो है बन गए हैं एस मुंद्रा। देखिए जो एस मुंद्रा जी हैं ये बीएसई के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन की जगह लेंगे। और जो आपके एस मुंद्रा हैं ये 30 जुलाई 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में रिटायर्ड हुए थे। और बीएसई आपको बता दूं जो आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और इसको 9 जुलाई 1875 को स्थापित किया गया था। देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एशिया और भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो ये आपका है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि 9 जुलाई 1875 को स्थापित हुआ था। डेट भी याद रखिएगा, डेट कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मैंने बता दिया, नहीं तो बाद में कहेंगे कि सर आपने बताया नहीं। अगला है कि फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम किस स्थान पर है। तो देखिए फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम 104वें स्थान पर है। और आपको बता दूं 2 अंकों की भारत को ग्रोथ मिली है, पहले भारत 106वें स्थान पर था लेकिन अब जो है 104वें स्थान पर पहुंच गया है नवीनतम रैंकिंग में। और देखिए ईरान 23वें स्थान पर है इस रैंकिंग में और ये एएफसी देशों में पहले स्थान पर है। और देखिए जो ब्राज़ील है ये फीफा की नवीनतम रैंकिंग में पहले स्थान पर है और बेल्जियम
दूसरे स्थान पर है फीफा की नवीनतम रैंकिंग में, और अर्जेंटीना तीसरे स्थान पर है। तो पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर ब्राज़ील, दूसरे पे बेल्जियम और तीसरे पे अर्जेंटीना। रट डालिए इसको। और देखिए टॉप 10 की बात करें तो फीफा की नवीनतम रैंकिंग में टॉप 10 में इंग्लैंड, स्पेन, इटली, नीदरलैंड, पुर्तगाल और डेनमार्क हैं। और देखिए फीफा की जो अगली विश्व रैंकिंग है ये 25 अगस्त को जारी होगी। तो 25 अगस्त तक जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसमें यही रैंकिंग आपको बतानी पड़ेगी एग्ज़ाम में। तो अगर पूछा जाए कि फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम किस स्थान पर है, ये तो 104वें स्थान पर है। और पहले किस स्थान पर थी? पहले 106वें स्थान पर थी, यानी कि 2 स्थानों की जो है बढ़ोतरी मिली है भारत को। और देखिए फीफा की बात करें तो फीफा जो है ये फुटबॉल गेम को जो है पूरे दुनिया में रेगुलेट करता है। फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। मुख्यालय इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और नेपाल में जो रामायण सर्किट है इससे जुड़े स्थानों को जोड़ने वाली किस ट्रेन को नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई? तो देखिए आपको बता दूं भारत और नेपाल में जो रामायण सर्किट वाली ट्रेन चलने वाली है, जिसके थ्रू जो है टोटल जितने भी भगवान श्री राम से जुड़े स्थल हैं उनका दर्शन कराया जाएगा लोगों को। तो इसके लिए स्पेशल ट्रेन जिसका नाम है भारत गौरव पर्यटक ट्रेन, इसको अभी हाल ही में दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई है। और इस ट्रेन को संचालित कर रहा है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन, जिसको आप IRCTC कहते हैं। तो IRCTC की 18 दिवसीय श्री रामायण सर्किट यात्रा जो है ये विशेष पर्यटक ट्रेन तीर्थयात्रियों को जो है भगवान राम के जीवन से जुड़े सभी पवित्र स्थानों पर ले जाएगी। देखिए नेपाल में एक प्लेस है जहाँ पर जो है एक तरीके से कहा जाए माता सीता का मायका है, ठीक है, जिसको जनकपुर कहते हैं। कभी जनकपुर जाइए, वहाँ पे आपको जो है बहुत अच्छे पुराना महल मिल जाएगा। जनक जी का, महाराजा जनक जो थे, जो कि भगवान श्री राम के ससुर थे और माता सीता के पिताजी थे। तो उनका महल देखना हो तो जनकपुर एक बार जरूर जाइए नेपाल में। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न है कि किस IPS ऑफिसर को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA का नया प्रमुख अपॉइंट किया गया, बताइए। और अगला कि हाल ही में रा के सचिव सामंत गोयल के पद का जो कार्यकाल है ये कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है, बताइए। और अगला है कि पासपोर्ट सेवा दिवस हम कब मनाते हैं? लगभग सबको पता होगा, नहीं पता तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। और नेक्स्ट है कि विश्व बैंक ने किस राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए 1000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है, बताइए। और पांचवा है कि G20 की बैठक जम्मू कश्मीर में किस वर्ष होगी, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखा का पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो देखिए इसको हम 23 जून को मनाते हैं। और देखिए दूसरा था कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो इसको भी हम 23 जून को ही मनाते हैं। और तीसरा था कि अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 23 जून को मनाया जाता है। और चौथा था कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस पूर्व कप्तान ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो देखिए रुमेली धर ने जो है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। और पांचवा था कि एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? तो देखिए जापान रहा एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप में 27 पदकों के साथ पहले स्थान पर। और इसके बारे में कुछ डिटेल्स और थी परसों की वीडियो में, तो परसों का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, और मंथली करेंट अफेयर का पार्ट 1 जरूर देख के उसमें कमेंट कर दीजिएगा।